आज का टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। दो कंडक्टर लिए हुए हैं, एक कंडक्टर में करंट I1 जा रहा है और दूसरे कंडक्टर में करंट I2 जा रहा है। दोनों कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन सेम है, इसलिए इसको बोला जाएगा पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। दोनों कंडक्टर के बीच का सेपरेशन D लेते हैं। पहले कंडक्टर में राइट हैंड थंब रूल को लगाएंगे। राइट हैंड थंब रूल लगाने से मेरा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में थंब को रखेंगे और मेरा जो रिमेनिंग फिंगर वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा कंडक्टर 1 में वो इस प्रकार से बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बनेगा। इधर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर जाएगा। अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग दिखाते हैं क्रॉस से और पहले कंडक्टर के कारण बन रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का नाम है B1। जब कोई भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उस फोर्स का डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि थंब हमारा फोर्स का डायरेक्शन, फोर फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मिडिल फिंगर हमारा करंट का डायरेक्शन। फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में रखेंगे तो यहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड करंट हमारा ऊपर जाएगा तो फोर्स किधर चला जाएगा, अंदर की तरफ। तो मतलब यहां पे जो कंडक्टर दूसरे वाले में फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ चला जाएगा F2। यहां पे आते हैं, एक और फिगर लेते हैं जिसमें दो कंडक्टर है। एक कंडक्टर में I1 करंट था, दूसरे कंडक्टर में I2 करंट था। अब क्या करते हैं, पहले वाले फिगर में राइट हैंड थंब रूल लगा के मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पता किए और उस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे कंडक्टर को रखा गया है। अब क्या करेंगे, दूसरे कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करेंगे तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा राइट हैंड थंब रूल से वो कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। मतलब इधर तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है तो इधर तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा और बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया जाता है डॉट से। और कंडक्टर दूसरे के कारण बन रहा है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का नाम हो जाएगा B2। जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। उस फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता करेंगे। तो यहां पे ध्यान दें, मैग्नेटिक फील्ड हमारा बाहर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रहा है, करंट हमारा किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, बाहर की तरफ, करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो मेरा थंब किधर आ रहा है, इधर। मतलब फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, मतलब F1 इधर हो जाएगा। पहले करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे कंडक्टर को रखा गया है, दूसरे कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में पहले कंडक्टर को रखा गया है और दोनों कंडक्टर के बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है, D दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे जो फोर्स बन रहा था दूसरे कंडक्टर का F2, यहां पे जो पहले कंडक्टर का फोर्स बना था F1। जब ये दोनों फिगर को एक साथ बनाया जाए, मतलब यहां पे ध्यान दे, एक कंडक्टर लिए हुए हैं I1, दूसरे कंडक्टर लिए हुए हैं I2। पहले कंडक्टर का नाम है PQ, दूसरे कंडक्टर का नाम दिया हुआ RS। दोनों का बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है, D। पहले कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे कंडक्टर को रखा गया है। पहला कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था यहाँ पे कैसा बन रहा था, इनवर्ट B1। इसके कारण जो फोर्स बन रहा था अंदर की तरफ जाएगा F2। दूसरे कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर को रखा गया है और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बाहर की तरफ आएगा, मतलब B2। और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा F1। दो कंडक्टर है PQ एंड RS। एक में करंट I1 जा रहा है, दूसरे में करंट I2 जा रहा है। दोनों कंडक्टर का बीच का सेपरेशन D दिया हुआ है। दोनों कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन सेम है, इसलिए फोर्स यहाँ पे क्या होगा, एट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब दो पैरेलल कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन सेम है तो फोर्स कैसा लगेगा, एट्रैक्शन फोर्स लगेगा। PQ और RS दो कंडक्टर दिया हुआ है, एक में करंट I1 है, दूसरे में करंट I2 दिया हुआ है। PQ और RS दो कंडक्टर दिया हुआ है, एक कंडक्टर में I1 करंट फ्लो हो रहा है, दूसरे कंडक्टर में I2 करंट फ्लो हो रहा है। दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, इसको बोला जाएगा पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। और दोनों कंडक्टर के बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है, D दिया हुआ है। पहले कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड B1 में दूसरे कंडक्टर को रखा गया है, दूसरे कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड B2 में पहले कंडक्टर को रखा गया है। जब कोई भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक्सपीरियंस करता है फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है अंदर की तरफ F1 और इसमें जो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ F2। इस फोर्स का वैल्यू को पता करना है, इस फोर्स का एक्सप्रेशन पता करना है।
इस चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा, लेट पी क्यू एंड आर एस टू कंडक्टर कैरिंग करंट आई वन एंड आई टू इन सेम डायरेक्शन, दे आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी अपार्ट. फ्रॉम डायग्राम वी कैलकुलेट बोथ कंडक्टर्स आर इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय नेबरिंग कंडक्टर. डायग्राम से कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि दोनों कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है नेबरिंग कंडक्टर के कारण. मतलब एक कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे कंडक्टर को रखा गया, दूसरे कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में पहले को रखा गया है. ठीक है, अब आता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑन आर एस कंडक्टर, मतलब सेकेंड कंडक्टर का बात कर रहा है ड्यू टू आई वन. सेकेंड कंडक्टर में जो आर एस कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बन रहा था, आई वन कारण. तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आता है आई वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, तो इसको बोलते हैं B1 और इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई टू I1 बटा कितना हो जाएगा, D हो जाएगा. अब मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर आर एस, सेकेंड कंडक्टर में मैग्नेटिक फोर्स, तो उसका इक्वेशन सेकेंड कंडक्टर में कौन सा दिया है, फोर्स F2, और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, F बराबर होता है ILB sin थीटा. तो यहाँ पे करंट कौन सा जा रहा है सेकेंड कंडक्टर में, I2, लेंथ कितना दिया हुआ है कंडक्टर का L, और मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड कंडक्टर में कौन सा B1 है, तो B1, और यह होता है साइन थीटा. थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो F2 बराबर ये हो जाएगा I2L B1 साइन 90. इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं. तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे I2L B1 साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाता है 1. इसको एक्सप्रेशन 2 मान लेते हैं. 1 को 2 में पुट करो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो बैठा देंगे यहाँ पे. तो F2 बराबर आ जाएगा I2L B1 के स्थान में बैठेगा ये वाला, क्या दिया हुआ है, म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 बाई D. इसको अच्छे से अरेंज करेंगे तो F2 बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 बाई D, और यहां पे आता है L. अगर यूनिट लेंथ लेते हैं 4 यूनिट लेंथ लेते हैं तो मतलब L का वैल्यू कितना लेना है, 1 मीटर. तो जो हमारा F2 आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 बाई D आ जाएगा. ये हमारा F2 का वैल्यू आया हुआ है. इसी प्रकार से पहले कंडक्टर में निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन PQ कंडक्टर ड्यू टू किसके कारण, I2 के कारण. तो I2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड कौन सा बनेगा, B2, और इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I2 बाई D हो जाएगा. इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला थर्ड. मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर PQ, मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर PQ, ये क्या हो जाएगा, PQ कंडक्टर में कौन सा फोर्स लग रहा था, F1. पहले कंडक्टर में फोर्स कौन सा लगेगा, F1, और इसका फॉर्मूला होता है F1 है तो I1L, और ये क्या हो जाएगा B2, क्योंकि PQ कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कौन सा बन रहा था, B2, और यह हो जाएगा साइन थीटा. तो F1 इक्वल टू I1L B2, और ये हो जाएगा साइन 90. ठीक है, तो F1 बराबर I1L B2, इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4. इस इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4, इक्वेशन थर्ड को 4 में पुट करेंगे तो F1 जो आएगा I1L B2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, म्यू नॉट बाय 4 पाई टू I2 बाय कितना दिया हुआ है D. इसको अच्छे से अरेंज करेंगे तो F1L चला जाएगा नीचे, यहां हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई टू I1 I2 बाय कितना हो जाएगा D. 4 यूनिट लेंथ लेते हैं तो यूनिट लेंथ में L का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा हमें, 1 मीटर. 4 यूनिट लेंथ L इक्वल टू 1 मीटर. तो जो F1 आएगा हमारा म्यू नॉट बाय 4 पाई टू I1 I2 बाय D आ जाएगा. यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोनों कंडक्टर में, पहले कंडक्टर में F1 फोर्स, दूसरे कंडक्टर में F2 फोर्स, दोनों कंडक्टर में फोर्स का जो एक्सप्रेशन आ रहा है दोनों में सेम आ रहा है. कितना आ रहा है, म्यू नॉट बाय 4 पाई टू I1 I2 बाय D, और यहाँ पर भी आ रहा है म्यू नॉट बाय 4 पाई टू I1 I2 बाय D आया हुआ है. आप पूरे एक्सप्रेशन को एक बार में देख सकते हैं. आप वीडियो को रोक के एक बार इस एक्सप्रेशन को अच्छे से लिख ले. हम थोड़ा देर के लिए वीडियो को रोकते हैं. मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन PQ कंडक्टर,
तो PQ कंडक्टर मतलब फर्स्ट कंडक्टर में फोर्स लग रहा था F1, यहाँ पे पर यूनिट लेंथ लिया था, लेंथ का वैल्यू 1 मीटर, तो F1 इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई डी। ये फर्स्ट कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था उसका आया हुआ है। सेकंड कंडक्टर में मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन RS कंडक्टर, मतलब सेकंड कंडक्टर में F2 फोर्स, इसका भी एक्सप्रेशन आया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई डी। तो इस कंक्लूजन से एक नोट निकाल के आया, इन दिस कंडक्टर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर विथ इक्वल फोर्स। और उस फोर्स का जो वैल्यू आता है दोनों में आया था म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई डी आया था। इतना फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा जब करंट का डायरेक्शन दोनों कंडक्टर में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब आते हैं नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 बोलता है इफ बोथ कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, वहां पे सेम डायरेक्शन था, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन, देन दे विल रिपेल ईच अदर। सेम डायरेक्शन तो अट्रैक्ट, तो अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो क्या करेगा, रिपेल। मतलब इस प्रकार से अगर एक कंडक्टर में I1 करंट उधर ऊपर जा रहा है तो दूसरे कंडक्टर में जो करंट जाएगा I2 जाएगा नीचे की तरफ, ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके कारण ध्यान दे, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, मतलब इस प्रकार से बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा। तो इस प्रकार से क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था B1। उसके बाद यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था, इस जगह पे फोर्स जब लगा रहे थे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, तो फोर्स किधर आता, बाहर की तरफ आ रहा था, तो मतलब फोर्स इधर चला जाएगा F2। उसके बाद दूसरे वाले कंडक्टर में यहाँ पे करंट I2 लिए हुए थे, पहले वाले कंडक्टर में I1 लिए, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में, सेकंड कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में पहले वाले कंडक्टर को रखा गया। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन उल्टा साइड था, तो इस प्रकार से देखे राइट हैंड थंब लगाए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। तो इधर जब अंदर होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्रॉस से दिखाते हैं B1, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगा तो इसको दिखाएंगे डॉट से। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो देखिए इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर, तो फोर्स किधर जा रहा है, बाहर की तरफ। तो इसमें भी फोर्स किधर लगेगा, हमारा बाहर की तरफ लगेगा F1। जो फाइनल फिगर निकल के आएगा दोनों से, तो इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे करंट I1 जा रहा था, यहाँ पे करंट I2 जा रहा था, यहाँ का फोर्स F2 इधर बाहर की तरफ आ रहा था क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ट था B1 पहले कंडक्टर का, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बन रहा था, यहाँ पर भी इनवर्ट था, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या बन रहा था दूसरे के कारण B2, और यहाँ पर भी फोर्स का वैल्यू क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे जब भी करंट का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो फोर्स एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल फोर्स लगेगा। यहाँ मैंने लिखा है इफ बोथ कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन देन दे विल रिपेल ईच अदर विथ इक्वल फोर्स। अब डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को। हम लोग जानते हैं कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर क्या आता है, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आता है F इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई कितना हो जाएगा D। I1 और I2 का वैल्यू कितना लेंगे हम, 1 एम्पियर। करंट का वैल्यू दोनों कंडक्टर में 1 एम्पियर लेंगे, और दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर ले लेते हैं। तो हमारा जो वैल्यू आएगा फोर्स का वो आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू होता है 10 का पावर माइनस 7 इंटू 2। I1 और I2 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे 1 मीटर दिया हुआ है। तो जो हमारा फाइनल वैल्यू आएगा 2 इंटू 10 का पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। बोला जाता है कि कंडक्टर में करंट 1 एम्पियर तभी होगा जब दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर हो, और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर होना चाहिए। तो 1 एम्पियर का डिफिनीशन यहाँ पे, करंट इन द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। करंट इन द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। दीज आर प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट। दोनों के बीच का कितना, 1 मीटर इन वैक्यूम, इंटरेक्ट विथ द फोर्स ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 एम्पियर का डिफिनीशन लिखा हुआ है, आप अच्छे से समझ लें। यहाँ पे करंट कंडक्टर में 1 एम्पियर आता है जब दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर होना चाहिए, और इसके बीच में लगने वाला फोर्स 2 इंटू 10 के पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर होना चाहिए। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आएगा ये टॉपिक, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। से अभी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है उसको बनाने का प्रयास किया। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन दे विल। यह बोल रहा है दो पैरेलल कंडक्टर है
जिसमें करंट का डायरेक्शन सेम दिया हुआ है। अगर सेम डायरेक्शन में करंट था तो क्या करता है, दोनों कंडक्टर के बीच में अट्रैक्शन वाला फोर्स लगता है और ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन दे विल, बोल रहा है कि दो पैरेलल कंडक्टर है लेकिन करंट अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगा। जब सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो रिपेल करेगा। ये सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी, डिस्टेंस कितना दिया डी, कैरिंग ए करंट आई, दोनों कंडक्टर में करंट आई जा रहा है एम्पियर इन सेम डायरेक्शन दे विल। तो पहला बात सेम डायरेक्शन रहेगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो रिपेल वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब बात रहा ऑप्शन ए और सी में कौन सा होगा। तो आप लोग याद होगा दोस्तों, जो फोर्स का इक्वेशन आता था म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 बाई डी। यहाँ पे बोल रहा है कि I1 और I2 के बदले कितना लेना, I को लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I दो बार दिया हुआ है और नीचे D दिया हुआ है। इसको कैंसिल करेंगे, दो बार में कटेगा तो आएगा म्यू नॉट I को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू नॉट I स्क्वायर बाई 2 पाई डी, यहाँ हो जाएगा 2 पाई डी। तो जो फोर्स लगेगा, कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और उस अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट I स्क्वायर बाई 2 पाई डी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, अट्रैक्ट ईच अदर विथ ये फोर्स। कितना फोर्स दिया हुआ है, म्यू नॉट I स्क्वायर बाई 2 पाई डी। तो थर्ड क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। टू पैरेलल वायर्स हैविंग इलेक्ट्रिक करंट, कितना दिया हुआ है 1 एम्पियर, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर, द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ध्यान दे दोस्तों, अभी एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, F बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 बाई डी। तो F बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू होता है 10 का पावर -7 टू I1 और I2 का वैल्यू 1 दिया हुआ है और डिस्टेंस की वैल्यू भी 1 मीटर दिया है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 2 इंटू 10 का पावर -7 न्यूटन पर मीटर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर। इससे हर बार एग्जाम में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। थैंक यू।